नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। अभी और लुढ़ गएगा तापमान, सताएगी कड़ाके की ठंड। जानी कैसा रहने वाला है मौसम का ताजा हाल। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद एक बार फिर से मौसम का मिजाज ठंडा होने जा रहा है। नववर्ष के पहले सप्ताह तक ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। तापमान में और गिरावट आएगी, साथ ही घनी धुंध तथा कोहरा भी पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार 4 जनवरी तक मौसम परिवर्तनशील तथा शुष्क बना रहेगा, जिसके साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हवा की गति 5 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान घनी धुंध तथा कोहरे का असर भी जनजीवन पर साफ देखने को मिलेगा। पांडु पिंडारा कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश ने बताया कि 4 जनवरी तक मौसम शुष्क तथा परिवर्तनशील रहेगा। अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि ठंड को देखते हुए शाम को फसलों की सिंचाई करें। हरियाणा में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान। 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की लगेगी एक्स्ट्रा क्लास। हरियाणा में गिरते तापमान के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। 16 जनवरी को तय समय पर स्कूल खुलेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की विंटर वैकेशन रद्द कर दी है। उन्हें एक्स्ट्रा क्लास के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक स्कूल आना होगा। हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी संशोधित ऑर्डर में एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी राहत दी गई है। ऑर्डर में लिखा गया है कि बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए स्कूल आने वाले शिक्षकों को बदले में नियमानुसार अर्जित अवकाश यानी EL दी जाएंगी। सोलर वाटर पंप अपडेट। सोलर पंप का गलत तरीके से उपयोग करने पर वापस करनी होगी सब्सिडी। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी अखिल पिलानी ने कहा है कि हरियाणा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा अनुदान पर दिए गए सोलर पंप को किसी अन्य को बेचने या फिर किसी दूसरी जगह पर लगाने पर कृषि सिंचाई के बजाय सिस्टम को अन्य तरीके से उपयोग करने के बारे में शिकायत प्रशासन के संज्ञान में आ रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के निर्देशानुसार निर्धारित की गई जगह के अलावा सोलर पंप सेट दूसरी जगह लगाया तो सब्सिडी नहीं मिलेगी और अन्य को बेच देने पर उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सोलर पंप पर 75% अनुदान दिया गया है और इसका उद्देश्य बिजली व डीजल की खपत को कम करने के साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना भी है। सोलर पंप के लिए निर्धारित की गई जगह से दूसरी जगह सिस्टम को नहीं लगाया जा सकता है और न ही कंपनी ऐसा कर सकती है। ऐसा करने से सरकार सब्सिडी की राशि वापस लेने की हकदार होगी और कंपनी द्वारा दी गई गारंटी भी खत्म हो जाएगी। अधिकारी किसी भी समय किसानों को दिए गए सोलर पंप सिस्टम का निरीक्षण कर सकते हैं तथा निरीक्षण के समय लगाए गए पंप अपने स्थान पर न मिलने पर संबंधित व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन फिक्स। हरियाणा में 10 सेवाओं की डेडलाइन तय। इंटरव्यू के लिए 1 दिन में मिलेगा फ्री वाउचर। हरियाणा सरकार ने रोजगार से जुड़ी सेवाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। रोजगार विभाग से संबंधित 10 सेवाओं की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए युवाओं को फालतू की भागदौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इसके लिए सरकार ने 15 दिन की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। साथ ही इंटरव्यू के लिए मिलने वाले मुफ्त वाउचर के लिए भी 1 दिन का समय तय कर दिया है। बेरोजगारी भत्ता के लिए 3 महीने का समय सीमा। एक परिवार एक रोजगार योजना के अधीन पंजीकरण के लिए 15 दिन की समय सीमा। पंजीकरण नवीनीकरण कराने के लिए 15 दिन का समय। राज्य के भीतर एक रोजगार कार्यालय से दूसरे रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का स्थानांतरण के लिए 15 दिन की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों को मिलेगा फ्री इलाज। सरकार ने पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों के उपचार के लिए बनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। ऐसे में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से रियायती दरों पर जमीन लेकर जो अस्पताल बनाए गए हैं उन्हें गरीबों को फ्री या फिर बहुत ही सस्ती दरों पर इलाज की सुविधा मुहैया करवानी होगी। खट्टर सरकार ने ऐसे सभी अस्पतालों को पॉलिसी का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। पहले इसका लाभ उठाने के लिए 5,000 रुपए प्रति महीना आमदनी निर्धारित की गई थी, लेकिन 15,000 रुपए तक कमाने वाले परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत गुरुग्राम के 3 बड़े नामी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी शामिल होंगे, जिसमें आर्टेमिस, फोर्टिस और मेदांता तथा मेडिसिटी हॉस्पिटल शामिल है। नई पॉलिसी को लागू करने को लेकर गुरुग्राम के DC निशांत कुमार यादव ने इन तीनों अस्पतालों के प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित अधिकारियों की एक बैठक गुरुग्राम के मिनी सचिवालय में बुलाकर उन्हें इस पॉलिसी के बारे में बताते हुए इसे अनिवार्य रूप से लागू करने की राज्य सरकार की मंशा साफ कर दी है। DC निशांत यादव ने बताया कि मेदांता तथा मेडिसिटी जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को अपनी कुल बेड की क्षमता के 20% बेड गरीबों के लिए आरक्षित करने होंगे। उन्होंने बताया कि इस श्रेणी में दाखिल हुए मरीज का यदि 5 लाख रुपए तक का बिल आता है तो उसका इलाज बिल्कुल मुफ्त यानी फ्री रहेगा। यदि बिल 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच आता है तो मरीज से नॉर्मल चार्जेस का 10% ही लिया जाएगा। यदि बिल की राशि 10 लाख से पार रहती है तो नॉर्मल चार्जेस का 30% ही वसूल कर पाएंगे। इन प्राइवेट अस्पताल के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि वे अपने अस्पताल में BPL EWS परिवारों के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था भी करें। वहीं इस श्रेणी के तहत इलाज की सुविधा प्राप्त करने वाले मरीजों को 24 घंटे के अंदर अपना BP
बीपीएल कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड या परिवार पहचान पत्र व आधार कार्ड अस्पताल प्रबंधन के सामने पेश करना होगा। ऐसा न करने की सूरत में मरीज को इस पॉलिसी के अंतर्गत सुविधा का पात्र नहीं माना जाएगा। फतेहाबाद में बीपीएल राशन कार्ड रद्द होने पर हड़कंप, लघु सचिवालय में उमड़ी भीड़, फैमिली आईडी में इनकम पर विवाद। हरियाणा के फतेहाबाद में 2 दिनों से लोगों को बीपीएल राशन कार्ड रद्द होने के मैसेज मिल रहे हैं। मैसेज के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों की लघु सचिवालय में भारी भीड़ उमड़ी। वे राशन कार्ड रद्द होने या फिर इनकम कम होने के बावजूद फैमिली आईडी में 1,80,000 से ज्यादा आमदनी दिखाने से परेशान रहे। वहीं समाज कल्याण विभाग ने सभी लोगों से लिखित में एप्लीकेशन ले ली है। लघु सचिवालय पहुंचे सभी लोगों की यही शिकायत थी कि सालों से उनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं और अब अचानक उनके मैसेज मिल रहे हैं कि उनके कार्ड रद्द हो गए हैं। जबकि यहां पर आए अधिकतर लोगों का यही कहना था कि वे गरीब है और मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने फैमिली आईडी में सत्यापित आय को मानते हुए उन लोगों की पीले व गुलाबी कार्ड बना दिए हैं जिनकी आय फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपए से कम है और उनके चिरायु कार्ड भी बन गए हैं। जिन लोगों के कार्ड में आय ज्यादा है उनके पहले के कार्ड रद्द हो गए हैं। अब मसला यह है कि अधिकतर लोगों की आय फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपए से कम है और यही समस्या फतेहाबाद के साथ साथ पूरे हरियाणा में है। केजरीवाल का मिशन हरियाणा हुआ शुरू, नए साल का दिया तोहफा, एम्स दिल्ली से लेकर झज्जर तक बस सेवा का ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के लोगों को नए साल का तोहफा दिया है। आप सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली से एम्स झज्जर तक दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी की बस सेवा शुरू करेगी। इसके साथ ही इस रूट पर यात्रा करने वाली महिलाओं को निःशुल्क यानी फ्री सेवा डीटीसी की तरफ से दी जाएगी। दिल्ली एम्स से हरियाणा के झज्जर एम्स की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। आपको यहाँ पर बता दें कि बस सेवा नजफगढ़ टर्मिनल से लेकर एम्स झज्जर तक 13 जगहों पर रुकेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि हरियाणा के लोगों की मांग को देखते हुए यह फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के बाद अब हरियाणा पर फोकस करना आरंभ कर दिया है। हरियाणा सरकार के फैसले ने चौंकाया, कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच सैंपलिंग घटाई, 2 जिलों में नए मरीज मिले। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग घटा दी है। 24 घंटे में 6,000 से घटाकर 4,500 सैंपल किए। संक्रमण की बात करें तो राज्य के 22 जिलों में गुरुग्राम और कैथल में कोरोना के नए मरीज मिले हैं। सूबे में 17 एक्टिव केसों की संख्या दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा एक्टिव केसों की संख्या गुरुग्राम जिले में है। हरियाणा में सैंपलिंग के साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी कमी आई है। एक दिन पहले सूबे में 1300 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन कराया था, लेकिन 24 घंटे में संख्या घटकर 835 पहुंच गई। 24 घंटे में 40 लोगों ने पहली खुराक तो वहीं 73 लोगों ने दूसरी और बूस्टर डोज सिर्फ 722 लोगों ने ली है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सर्दी की वजह से लोग घरों से कम निकल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की मां का निधन, हरियाणा सीएम बोले 100 वर्ष का तपस्वी जीवन जिया। हुड्डा ने कहा मां का जाना बेहद दुखद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया। वे 100 साल की थी। हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में तड़के 3:30 पर अंतिम सांस ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनके निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन ने अपने 100 वर्षों का कर्मयोगी व तपस्वी जीवन जिया है। उनके निधन पर मुझे गहरा दुख है। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के निधन पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मां का जाना बेहद दुखद है। इस दुख को शब्दों में बता पाना मुश्किल है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके अलावा हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी प्रधानमंत्री की मां के निधन पर दुख प्रकट किया है। हरियाणा बोर्ड अपडेट, हरियाणा ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के लिए बढ़ाई आवेदन की तिथि। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा मुक्त विद्यालय यानी हरियाणा ओपन स्कूल की सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी फ्रेश कैटेगरी, सीटीपी, रीअपियर, अतिरिक्त विषय, आंशिक अंक सुधार, पूर्ण विषय अंक सुधार श्रेणी व मर्सी चांस परीक्षा मार्च 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 31 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 7 जनवरी 2023 कर दिया है। इच्छुक परीक्षार्थी मार्च 2023 परीक्षा हेतु 5,000 रुपए आवेदन शुल्क के साथ व अन्य श्रेणियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वे 7 जनवरी 2023 तक 1,000 रुपए विलंब शुल्क सहित बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह पर महिला कोच से छेड़छाड़ के मामले में विवाद बढ़ गया है। मंत्री ने इस मामले में शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक डीजीपी पीके अग्रवाल को शिकायत भेजकर जांच करवाने की मांग की है। इसके बाद डीजीपी ने जांच के लिए एडीजीपी ममता सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी है। सरकार के वरिष्ठ सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। वहीं महिला कोच शुक्रवार को खेल मंत्री के खिलाफ शारीरिक और मानसिक शोषण की लिखित शिकायत लेकर एफआईआर दर्ज कराने चंडीगढ़ सिटी ऑफिस के कार्यालय पहुंची। चंडीगढ़ सिटी एसपी ने उसे निष्पक्ष जांच करवाने का आश्वासन दिया है। पुलिस
पुलिस को दी शिकायत में महिला कोच ने छेड़छाड़ की वारदात की तिथि 1 जुलाई 2022 बताई है। उसने मंत्री की कोठी के बाहर से लेकर सुखना लेक तक लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराने की भी मांग की है। महिला कोच ने मांग की कि मंत्री और उसके मोबाइल की फोरेंसिक जांच कराकर डिलीट हुए मैसेज रिकवर किए जाएं, इससे पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। महिला कोच का कहना है कि वह इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात करेंगे। महिला कोच ने यह भी आरोप लगाया कि मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया पर उसे धमकाया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शुक्रवार को खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात की। ज्ञानचंद गुप्ता ने मंत्री के साथ करीब 1 घंटे तक बैठक की। सूत्रों का दावा है कि गुप्ता ने संदीप सिंह का पूरा पक्ष सुना है और अब यह मामला मुख्यमंत्री के पास जाएगा। इसके बाद ही भाजपा और सरकार मंत्री को लेकर अपना स्टैंड साफ करेंगी। फिलहाल भाजपा ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा शुक्रवार सुबह 9:26 पर पंचतत्व में विलीन हो गई। नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर के दौरान वे मां की पार्थिव देह को कंधे पर लेकर गांधीनगर स्थित घर से निकले। यात्रा के दौरान वे सब वाहन में ही पार्थिव देह के करीब बैठे रहे। मुखाग्नि के दौरान मां को एकटक निहारते रहे। इससे पहले देर शाम प्रधानमंत्री एक बार फिर गांधीनगर स्थित अपने घर गए और परिवार के लोगों के साथ करीब 20 मिनट बिताने के बाद दिल्ली लौट गए। हीराबा मोदी का शुक्रवार तड़के 3:30 पर UN मेहता अस्पताल में निधन हुआ। वे 100 साल की थी। मंगलवार देर रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कफ की शिकायत थी। मोदी ने खुद ही निधन की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। इसके बाद सुबह 7:45 पर अहमदाबाद पहुंचे। यहां से वे सीधे गांधीनगर के रायसण गांव में भाई पंकज मोदी के घर पहुंचे। पार्थिव देह यहीं रखी गई थी। मोदी के पहुंचते ही अंतिम यात्रा शुरू हुई। सेक्टर 30 स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। मोदी ने अपना कोई तय कार्यक्रम रद्द नहीं किया। वे अंतिम संस्कार के बाद सीधे अहमदाबाद स्थित राजभवन गए। वे यहीं से बंगाल में रही राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में वर्चुअली जुड़े। उन्होंने हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। हीराबा के निधन की खबर सामने आते ही देश भर के नेताओं ने ट्विटर के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लालकृष्ण आडवाणी, सांसद राहुल गांधी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम भूपेंद्र पटेल, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राज ठाकरे, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, गुलाम नबी आजाद, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, सांसद संजय राउत और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई नेताओं ने दुख की इस घड़ी में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। यूपी पुलिस में भर्ती के 9,385 पद बढ़े। कांस्टेबल और फायरमैन के 35,767 पदों पर होगी भर्ती। 12वीं पास कैंडिडेट कर सकेंगे अप्लाई। यूपी पुलिस द्वारा पहले जहां कांस्टेबल और फायरमैन के 26,382 पदों पर वैकेंसी निकाले जाने की बात कही गई थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 35,767 कर दिया गया है। यह जानकारी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने दी है। इसमें से यूपी पुलिस कांस्टेबल के 34,700 पद और फायरमैन के 885 पद शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये भर्तियां नए साल में यानी 2023 के शुरू में होने वाली है। यूपी पुलिस जॉब के लिए जनवरी या फरवरी 2023 में नोटिफिकेशन आ सकता है, लेकिन बोर्ड ने फिलहाल डेट को लेकर कोई निश्चित जानकारी नहीं दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में वे उम्मीदवार भाग ले पाएंगे जो 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा पास कर चुके होंगे। उम्मीदवारों की उम्र की बात करें तो 18 से 22 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षण में आने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। इस यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकारी नौकरी अपडेट। असम राइफल्स ने राइफलमैन सहित 95 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट्स 22 जनवरी तक करें अप्लाई। असम राइफल्स ने नोटिफिकेशन जारी कर राइफलमैन और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके माध्यम से कुल 95 पदों पर यह भर्ती की जाएंगी, जिनमें राइफलमैन के 81 पद शामिल हैं। वहीं भर्ती के लिए रैली का आयोजन 11 फरवरी को किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो राइफलमैन जनरल ड्यूटी के लिए 10वीं पास, हवलदार क्लर्क के लिए 12वीं पास के साथ टाइपिंग स्पीड, रेडियो मैकेनिक के पदों के लिए 10वीं पास के साथ रेडियो एवं टेलीविजन का डिप्लोमा, ड्राफ्टमैन के लिए 12वीं पास और राइफलमैन वाशरमैन के लिए 10वीं पास, कारपेंटर, कुक, सफाई वाला व नाई की पोस्ट के लिए 10वीं पास होने चाहिए। इन पदों के लिए आयु की बात करें तो 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि कुछ पदों के लिए 18 से 25 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। आवेदन पत्र 22 जनवरी 2023 तक ऑफलाइन माध्यम से पहुंच जाने चाहिए। उधर दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने मल्टीटास्किंग स्टाफ, इलेक्ट्रॉनिक, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी इन पदों के लिए आज आखिरी तारीख है। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं यानी मैट्रिक पास होनी चाहिए।
साल 2022 के आखिरी कारोबारी दिन गिरा बाजार, सेंसेक्स 293 अंक गिरकर 60,840 पर बंद। एफएमसीजी शेयर सबसे ज्यादा गिरे। भारतीय शेयर बाजार में साल 2022 के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 293 अंक गिरकर 60,840 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो 85 अंक टूटकर 18,105 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, वहीं 12 शेयरों में तेजी देखने को मिली। वहीं सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव की बात करें तो सोने और चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 54,867 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 68,092 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। रुपया डॉलर के मुकाबले 15 पैसे मजबूत हुआ है। एक डॉलर का रेट 82 रुपए 72 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। अंत में चलते चलते आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आप सभी के लिए नए वर्ष यानी 1 जनवरी 2023 से एक और नए चैनल CWB ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें आप देख पाएंगे सभी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं 1 जनवरी 2023 को सुबह 4 बजे CWB ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।